नमस्कार फ्रेंड्स। दिस इज़ अभिनव मिश्रा। वेलकम टू द कपिल टॉक्स। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडिया यूएस के जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के बारे में बात किया था। और मैंने कहा था कि उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इंडिया के फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोटेक्ट करते हुए ये फ्रेमवर्क बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। बट मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी जो मज़दूर यूनियंस हैं, वो सब काफ़ी, और अपोजिशन भी बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे इंटरेस्ट को सेल आउट कर दिया है, और ख़ास करके एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए। और उसमें 2 चीज़ों का हमेशा एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है आजकल। एक है एप्पल्स का, दूसरा पल्सेस का। कह रहे हैं कि एप्पल्स आएँगे बाहर से, पल्सेस आएँगी बाहर से, तो हमारे किसानों का क्या होगा? उनका जो प्रोड्यूस हो रहा है सामान, उसका क्या होगा? तो देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों चीज़ों को बारी-बारी उठाता हूँ। पहले एप्पल्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम पल्सेस पे शिफ्ट करते हैं। तो जहाँ तक एप्पल्स का हमारा केस है, इंडिया इज़ बेसिकली अ वेरी मेजर ग्लोबल इंपोर्टर ऑफ एप्पल्स, ना कि एक्सपोर्टर। हम एप्पल्स इंपोर्ट करते रहे हैं और हमारा इंपोर्ट हमेशा से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद हमने इंपोर्ट शुरू किया। 1991 में इकॉनमी लिबरलाइज़ हुई और उसके बाद हमारे इंपोर्ट्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते चले गए जैसे-जैसे हमारी परचेज़िंग कैपेसिटी बढ़ी। हम हमेशा से मेजर इंपोर्टर रहे हैं, क्योंकि जितनी हमारी आबादी है, उस हिसाब से हम उतना एप्पल नहीं प्रोड्यूस करते अपने देश की सारी नीड्स मीट करने के लिए। हमारे पास एप्पल ग्रोइंग रीजन्स में हिमाचल प्रदेश का थोड़ा-सा एरिया है, थोड़ा-सा एरिया जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर वैली का ख़ास करके, थोड़ा-सा एरिया उत्तराखंड का है। उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा एरिया नहीं है जहाँ पे कि ये सेब, इनकी फसल ज़्यादा हो सके। सिंपली बिकॉज़ एप्पल को फ्रॉस्ट चाहिए, स्नोफॉल चाहिए, जिसकी वजह से उनमें अच्छी फसल आती है। अगर स्नोफॉल नहीं होती है, फ्रॉस्ट नहीं पड़ती है, तो एप्पल की फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे रीजन्स बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में। आपको भी पता है, हिमालयन रीजन में भी एक बहुत नैरो बेल्ट है जहाँ पे कि एग्रीकल्चर होता है। उसके बियॉन्ड आपको तो पानी भी नहीं मिलता, कोल्ड डेज़र्ट का एरिया है। तो हमारे पास कभी भी इतना लैंड एरिया नहीं रहा कि हम लोग इतना सेब प्रोड्यूस कर सकें कि जितनी डिमांड हमारे देश के अंदर है, उसको हम मीट कर सकें। तो हमें वैसे भी इम्पोर्टर रहना ही था। अभी एग्ज़ाम्पल दें 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 4,70,000 मेट्रिक टन सेब इम्पोर्ट किया था। दैट वाज़ अराउंड $440 मिलियन वर्थ। और ये सीधा-सीधा डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो हमें या तो खुद प्रोड्यूस कर लें या हम इम्पोर्ट कर लें। अब अभी तक ये इस डील के पहले तक और अभी भी हमारे जो मेजर सप्लायर्स, वो ईरान है, टर्की है, इटली है, पोलैंड है और अफ़गानिस्तान भी है। इन देशों से हमारा मेजर चंक आता है सेबों का। और ये जो डील हुई है जिसमें फ्रेश फ्रूट्स को ओपन किया है यूएस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि पहले ओपन नहीं था। पहले बस इतना था कि पहले जो बाकी देशों के लिए जो डील है वो ₹50 का बेस प्राइस रखा गया था एप्पल्स का, और 50% ड्यूटी लगी हुई थी, टैरिफ ड्यूटी लगी हुई थी। अब इसको चेंज करके 80% हमने बेस प्राइस कर दिया एप्पल्स के इम्पोर्ट पे, और 25% ड्यूटी हो गई है। तो जैसे ही एक सेब आपका केजी 1 केजी सेब जब पोर्ट से होकर के लैंड करेगा आपके पोर्ट पे, जनरली नावा शेवा पोर्ट है वहाँ पे आते हैं, या फिर किसी भी पोर्ट पे आएगा, उसकी बेस प्राइस ऑलरेडी लैंडिंग प्राइस ₹100 पर केजी हो गई है। अब उसके अंदर आप फ्रेट चार्जेस ऐड करेंगे, जो ट्रकिंग के चार्जेस होते हैं, उसके अंदर आप होलसेलर का अपना मार्जिन ऐड करेंगे, उसके अंदर रिटेलर का मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद जब वो ठेले पे आएगा, ठेले वाला उसको अपने मार्जिन डाल के आपको देगा। वो बढ़ते-बढ़ते 200, 250, 300, साढ़े ₹300 किलो तक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हिच वैरायटी इट इज़। तो अभी भी वही है। तो बेसिकली क्या है, भारत सरकार ने क्या किया है, बेस प्राइस बढ़ा के ड्यूटी कम करके वही हो गया कि नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है। देयर इज़ नो डिफरेंट टू इट, नो डिफरेंस इन इट। अब बात रही कि हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस आवरसेल्व्स? तो हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सब लोग ऐसी वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं एप्पल की, जो कि लो फ्रॉस्ट या ज़ीरो फ्रॉस्ट एरियाज़ में भी हम ग्रो कर सकें।
खास करके पंजाब, हरियाणा के और उत्तराखंड के वो रीजन्स जो पहाड़ों से नीचे आते हैं, फुटहिल्स पे लगते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे समतल ग्राउंड होगा तो हम ज़्यादा फसल में, ज़्यादा लैंड एरिया में ज़्यादा एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हम लोगों की जो डिपेंडेंस है, वो इम्पोर्ट्स पे कम हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग अपना रूप और कड़ा करती जा रही है, जो विंडो होती है, जिसमें कि एप्पल प्रोड्यूस हो सकता है अपनी नेटिव रेंज में, वो कम होता जा रहा है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं, लोकल फार्मर्स, कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के जो लोकल फार्मर्स हैं, जो एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, धीरे-धीरे वो बाकी और फ्रूट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अभी कुछ साल में एक आपने फल देखा होगा, येलो कलर का आता है, ऑरेंज कलर का, परसिमन, जिसको कि हम रामफल भी बोलते हैं। अब ये जो फसल है, ये जो फ्रूट है, ये सिमिलर इकोसिस्टम में होता है जैसे कि एप्पल्स, बट इसको फ्रॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ग्रो इन वार्मर टेम्परेचर्स व्हेन कंपेयर्ड टू एप्पल्स, और रेट वही 200 से 300 रुपए किलो मिल रहा है, और यील्ड पर ट्री ज़्यादा है कंपेयर्ड टू एप्पल्स। तो नेचुरली फार्मर्स, हमारे जो अपने फार्मर्स हैं, जो पहाड़ों में जो फल पैदा करते हैं, वो लोग इस फ्रूट पे शिफ्ट हो रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे इसकी सप्लाई अगले आते हुए सर्दियों में और बढ़ेगी, और एप्पल्स की सप्लाई कम होगी। जब तक कि हमारे जो फार्मर्स, जो लैंड एरिया वाले फार्मर्स हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में, वो लोग ये हाई यील्डिंग और हाइब्रिड एप्पल की वैराइटीज़ उगाना शुरू नहीं कर देते। एक बार वहाँ पे एप्पल की आ गई वैराइटीज़, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि एप्पल एकदम से अभी आने लगेंगे। और यूएसए का कंपटीशन हमारे लोकल ग्रोवर्स से नहीं होने वाला। यूएसए का कंपटीशन होने वाला है हमारे बाकी सप्लायर्स के साथ, क्योंकि हर कंट्री, नॉट जस्ट इंडिया, हर कंट्री एक कोटा सिस्टम लेके चलती है कि एक सर्टेन अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा हम किसी एक कंट्री से एक विंडो में नहीं इंपोर्ट करते, ताकि हमारे बाकी सप्लायर्स हैं उनको भी हम उतना वो दे सकें। तो उनको एक सर्टेन विंडो के अंदर कॉम्पीट करना पड़ेगा, सर्टेन कोटा के अंदर। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि उनके लिए फ्री फॉर ऑल है, जितना भेजना है भेजते चले जाएं। हम लोग बांग्लादेश नहीं है। वी हैव नॉट सोल्ड आउट आवर कंट्री टू यूएसए फॉर अ डील। उस पर मैं बाद में किसी और वीडियो में आपको बात करूंगा इस पर। सेकेंड बात है, पल्सेस की बात करी जा रही है। अब पल्सेस एक यूनिक चीज़ है। वी आर अ वेरी वेजिटेरियन कंट्री, हमारे यहाँ बहुत कंजम्पशन है पल्सेस का। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, द लार्जेस्ट कंज्यूमर and the largest importer of pulses in the world. We are largest in all three facets of pulses. हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, सबसे ज़्यादा उगाते हैं, और सबसे ज़्यादा बाहर से भी खरीदते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड इतनी है, क्योंकि हम लोग एक वेजिटेरियन कंट्री हैं, 1.5 अरब का मुल्क है, ठीक है, 30% प्योर वेजिटेरियन है इसमें, विच इज़ वेरी बिग, वेरी वेरी बिग नंबर। तो इतने लोगों में अगर सबको सप्लाई करना है पल्सेस, तूर दाल आपकी, अरहर हो गई आपकी, चना दाल आपकी, मूंग दाल, उड़द दाल, धुली उड़द, हर तरह की, तो उसके लिए हमारी लोकल जो अभी जो प्रोडक्शन है, वो उसके लिए मैच नहीं करती है। उसका प्रॉब्लम यह है कि हमने पिछले बहुत सालों तक पल्सेस की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ पे काम किया ही नहीं। गरीब देश था, तो हमने बेसिकली फोकस बनाया चावल को और गेहूँ को, और जहाँ जहाँ हम उगा सकते थे हमने उगाया। ऐसी जगहों पे चावल उग रहा है जहाँ पे ट्रेडिशनली और साइंटिफिकली और इकोलॉजिकली नहीं उगना चाहिए। ऐसे ऐसे ड्राई एरियाज़ में, पंजाब और हरियाणा के, जहाँ पे कि कनाल बनाने पड़े हैं ताकि चावल की फसल हो सके, ऐसे रीजन्स में चावल उग रहा है, जो कि बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे दालें हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि चावल में एमएसपी होता है, दालों में एमएसपी नहीं होता है, तो किसान रिलक्टेंट होता है चावल से दालों पे शिफ्ट करने के लिए, और यील्ड भी कम है। तो अभी हमारी भी है, हमारी जो लेबॉरेटरीज़ हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अब काम करना शुरू किया है, एंड दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ वेरियस पल्सेस, इंक्लूडिंग अरहर, या फिर तूर कहते हैं उसको, पिजन पी। तो एक बार वो वैराइटीज़ आपकी, जो कि अभी 900 किलो पर हेक्टेयर यील्ड है, अगर उसको हम बढ़ा के 1.5 टन या 2 टन पर हेक्टेयर कर देंगे, तो वो फिर एक प्रॉफिटेबल, एक अट्रैक्टिव वेंचर होगा हमारे फार्मर्स के लिए, जिसमें वो प्रॉफिट भी कमा सकेंगे, और उसको लगाने से हमारे जो ग्राउंड की वाटर टेबल है, जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, वो भी मेंटेन रहेगी।
अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक डेटा दूँ, तो 2023-24 में इंडिया ने लगभग 47 लाख टन पल्सेस इंपोर्ट करी। सोचिए, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उसके बावजूद हमने 47 लाख टन दालें इंपोर्ट करी हैं और खाली 6 लाख टन पल्सेस एक्सपोर्ट करी, जो कि मोस्टली छोले हैं, जिनको कि हम वैल्यू ऐड करके उनको पैकेजिंग करके और अलग-अलग में कैन्ड और पैकेज्ड और एयर टाइट सील्ड ये सब करके हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टोरेज की उतनी अच्छी अभी भी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसमें कि हमारा सप्लाई चेन इस तरह से बन पाए कि हमने जो उगाया हुआ हमारा दालें हैं और हरी सब्ज़ी, वो सब हमारी एक साइकिल से ज़्यादा चल पाएँ। तो वी विल नीड टू वर्क ऑन आवर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑल्सो। दूसरा, वी हैव टू एनकरेज आवर फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम राइस। चावल इतना हो चुका है हमारे देश में कि गोदामों में भारत सरकार के गोदामों में पड़ा सड़ रहा होता है। अगर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में चावल ना दें हर महीने, तो पता नहीं कितना चावल हमारा चूहे और बाकी जानवर खा जाएँ, जो कि स्टोरेज में पड़े-पड़े सड़ता रहता है, बारिशों में खुले में भीगता रहता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतने चावल की। करेंगे क्या? ऐसी कोई पॉलिसीज़ हमारे सरकार को लेकर आनी पड़ेंगी, जो हमारे किसानों को एनकरेज करे कि भाई साहब, आप चावल छोड़िए, दालों की तरफ शिफ्ट होइए। दालों में हम हाई यील्डिंग वैराइटीज़ आपको दे रहे हैं, इससे आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपकी मार्जिन ज़्यादा आएगी, आपको पानी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दालें हमारे देश की नेटिव हैं, उस रीजन्स की नेटिव है जहाँ से इनको हटा दिया गया, जहाँ जिनकी जगह चावल उगाने लगे हम पिछले 50, 60, 70 सालों में। उस वक़्त की शायद रिक्वायरमेंट भी थी, बट अब हमारी नीड चेंज हो चुकी है, तो हमको अपने क्रॉपिंग और फार्मिंग पैटर्न्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि सरकार ने पल्सेस और एप्पल्स को इंपोर्ट की अलाउ करके देश बेच दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पल्सेस और एप्पल्स आपके दशकों से इंपोर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, वो भी इंपोर्ट कर रही थी, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो भी इंपोर्ट कर रही है, आगे कोई भी सरकार आएगी वो भी इंपोर्ट करेगी, जब तक हमारी फार्मिंग पॉलिसीज़ नहीं चेंज होती, जब तक हम लोग हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को एनकरेज नहीं करते, जब तक हम क्रॉपिंग अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू वेदर एंड क्लाइमेट नहीं शुरू कर देते। एंड हमारी जो डिपेंडेंस है हमारे फार्मर्स की एमएसपीज़ पे, हमारे फार्मर की जो डिपेंडेंस है शुगर केन, व्हीट एंड राइस पे, उसको हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल पाएँगे। आप सोचिए, पंजाब का ऐसा एरिया जो कि वो रिवर्स के पास नहीं है, नेचुरली रिवर्स के पास नहीं है, वहाँ तक कनाल खींचना पड़ रहा है। हरियाणा में उन एरियाज़ पे कनाल खींचना पड़ रहा है, ताकि वहाँ पे आप चावल की खेती कर सकें। ठीक है? चावल जनरली होता कहाँ है? चावल होता है आपके वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे रीजन्स में जहाँ पे कि हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश होने का वहाँ पे रेगुलर चांसेस रहते हैं और महीनों में साल में 6 महीने तक बारिश रहती है, पानी जल्दी उड़ता नहीं, पानी ग्राउंड वाटर काफ़ी रहता है, ताकि वहाँ पे नीचे नमी रहे, तो पानी वैसे देना नहीं पड़ता। चावल वहाँ पे नेचुरली उगता है। चावल यहाँ का नेचुरल नहीं है जहाँ पे कि हम उगा रहे हैं आजकल। तो आई थिंक वी नीड टू थिंक ऑन दैट, बट ऐसा कहना कि हमारी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस डील के थ्रू एग्रीकल्चर को सैक्रिफाइस कर दिया या हमारे किसान भाइयों के बारे में नहीं सोचा, ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है और डिसऑनेस्ट है, आई बिलीव, हमारी पब्लिक के। एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मैं 1-2 वीडियोज़ में और आपको बात करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट ने जो यूएस के साथ डील करी, उसमें क्या फ़र्क है। आपको फ़र्क दिखेगा कि हमारे सरकार ने कैसे हमारे लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक प्रैग्मैटिक और प्रैक्टिकल डील साइन करने की कोशिश करी है। आगे पास होती है नहीं होती, वो तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।